हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फर्ज, एक पिता की मजबूरी, जो कि शकुंतला शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी है। सावित्री जैसे ही अस्पताल पहुंची, कमरे में चल रहा डॉक्टर सुदर्शन और पति दीनानाथ का वार्तालाप सुनकर उनके कदम ठिठक गए। देखो दीनानाथ, सुदर्शन कह रहे थे, तुम मेरी बात से सहमत हो या नहीं यह मैं नहीं जानता, पर मेरे विचार से तुम्हें भाभी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। आखिर कब तक छिपाओगे उनसे? कोई बताने लायक बात हो तो बताओ भी उस बेचारी को। एक दिन तो पता चलना ही है, तब तक तो उसे निश्चिंतता से जी लेने दो। तभी दीनानाथ का स्वर सावित्री के कानों से टकराया और वह शीघ्र ही सकते में आ गई, मानो एकाएक किसी ने उनके कानों में गर्म शीशा उड़ेल दिया हो। उन्होंने तेजी से उस कक्ष का द्वार खोला और तूफान की गति से कमरे में प्रवेश किया। क्या हुआ है आपको? सावित्री ने हाँफते हुए पूछा। उन्हें अचानक अपने सामने पाकर एक क्षण को तो दीनानाथ का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया था, पर क्षणांश में ही उन्होंने खुद को संभाल लिया था। अरे सावित्री, क्या हुआ? बहुत बदहवास सी लग रही हो। क्या घर से भागी चली आ रही हो? दीनानाथ ने मुस्कुराकर तनाव को कम करने की कोशिश की, मगर सावित्री के भाव भंगिमा में कोई अंतर नहीं आया। यह मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं हुआ। आखिर हुआ क्या है आपको? सावित्री ने अपना प्रश्न दोहराया। वही तो मैं डॉक्टर से पूछ रहा हूँ कि आखिर मुझे हुआ क्या है भाई, जो मुझे यहाँ रोक रखा है। तुम नहीं जानती आजकल के इन डॉक्टरों को। आपको जुकाम हुआ नहीं कि अतिथि सत्कार के मूड में आ जाते हैं। वैसे तुम्हें किसने बताया कि मैं इस अस्पताल में हूँ? दीनानाथ धारा प्रवाह बोले जा रहे थे। आपके ऑफिस फ़ोन किया था। आपकी सेक्रेटरी निरूपमा ने बताया कि आप ऑफिस में ही बेहोश हो गए थे। उसी ने यहाँ का पता भी दिया। ऑफिस फ़ोन किया था क्यों? कोई खास बात थी क्या? दीनानाथ ने प्रश्न किया। खास बात ही तो थी। ऋचा का फ़ोन आया था। मेडिकल कॉलेजों की सामूहिक प्रतियोगिता का परिणाम आ गया है। उसमें ऋचा को अच्छा स्थान हासिल हुआ है। मैंने उन सबको खाने पर बुला लिया। सोचा सब मिलजुल कर खुशी मनाएंगे, पर कुछ विशेष खरीदारी करते हुए घर लौटने के लिए आपको ऑफिस फ़ोन किया तो यह मनहूस समाचार मिला। सावित्री की आंखें सजल हो उठी। देखा डॉक्टर, तुमने तो हमारी सावित्री को रुला ही दिया। अब तो मैं किसी की एक नहीं सुनूंगा। अब तो तुम्हें मुझे घर जाने की अनुमति देनी ही होगी। दीनानाथ का चेहरा चमक उठा। यह तो सचमुच अच्छी खबर सुनाई है भाभी ने। मैं तो खुद आपकी इस खुशी में शामिल होना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। डॉक्टर सुदर्शन मुस्कुराए। अरे तो अब बुला लेते हैं, तुम हमारे साथ ही चलोगे, घर की ही तो बात है। इसमें इतनी औपचारिकता दिखाने की क्या ज़रूरत है? दीनानाथ ने चटपट निमंत्रण दे डाला। लेकिन आपकी तबीयत सुदर्शन भैया, इन्हें हुआ क्या है? सावित्री घूम फिरकर पुनः उसी विषय पर आ गई। अरे कुछ नहीं, यूँ ही जरा सी कमजोरी है। सभी तरह की जांच करवाने के लिए अस्पताल में भर्ती हो गया हूँ। क्यों डॉक्टर? डॉक्टर के मुंह खोलने से पहले ही दीनानाथ ने हल्के अंदाज में कह दिया, पर कमजोरी से बेहोश होते तो किसी को नहीं देखा। सावित्री अब भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। लो इनकी सुनो, दीनानाथ ने नाटकीय अंदाज में डॉक्टर सुदर्शन की ओर इशारा करते हुए कहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान जापान की यात्रा पर गए थे। वह तो ठीक उस समय अपने होश खो बैठे थे जब उनके स्वागत में भोज का आयोजन किया गया था। फिर मैं तो बेहद साधारण सा प्राणी हूँ। मेरे बेहोश होने पर तुम्हें आपत्ति क्यों? क्यों डॉक्टर? कहते हुए दीनानाथ ने ठहाका लगाया। हाँ ठीक ही तो है, बेहोश होना और फिर होश में आना तो हमारा राष्ट्रीय खेल होना चाहिए। डॉक्टर सुदर्शन ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। आप नहीं जानते डॉक्टर भैया कि आपने मेरे सीने से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। मुझे तो इतनी चिंता हो गई थी कि किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए सब कुछ छोड़कर यहाँ दौड़ी चली आई। अब तो मैं साथ ले जाऊँ ना आपके मरीज को? सावित्री ने लंबी सांस ली। नहीं, अभी नहीं। बड़ी कठिनाई से तो पकड़ में आए हैं आपके पति। हम तो सभी तरह की जांच करवाकर स्वयं को संतुष्ट व आश्वस्त करना चाहते हैं। ठीक ही तो है, हम दोनों साथ ही पहुंच जाएंगे।
तुम चलो, अतिथियों के स्वागत सत्कार का विशेष प्रबंध भी करना है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। सच कहती हूँ डॉक्टर भैया, अपने स्वास्थ्य की तो इन्हें जरा भी चिंता नहीं है। आप दोनों समय से पहुँच जाइएगा। ऐसा न हो कि मेहमान आ जाएं और हम आपकी राह देखते रहें। सावित्री चलने का उपक्रम करती हुई बोली। अब सावित्री के जाते ही डॉक्टर सुदर्शन के मुँह से निकला। कुछ क्षण तक खामोशी रही, जिसे दीनानाथ ने ही तोड़ा। तुमने तो उन आकर्षक आंखों के सपनों की उमंग देखी थी सुदर्शन। तुम ही कहो, कैसे उस सपनों के घरौंदे को तहस नहस कर दूं? दीनानाथ का उत्तर सुनकर डॉक्टर सुदर्शन चुप रह गए। फिर कुछ सोचकर बोले, देर सवेर तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। जरा सोचो, इस भयंकर बीमारी की बात उन्हें किसी और से पता चली तब क्या होगा? वैसे भी उन्हें बता देना ही उचित होगा। कम से कम वह स्वयं को तो संभाल लेंगी। यह मत भूलो कि उनके सामने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी आई है। शायद तुम ठीक कहते हो। वैसे भी तुमने तो मुझे लगभग 2 साल का समय दिया था और अब तो 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब तो केवल चंद सांसें ही बाकी है। अतः सावित्री को सब कुछ बताकर मुझे अंतिम विदा की तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। दीनानाथ का स्वर भर्रा गया था। न चाहते हुए भी आंखें भर आई थी। डॉक्टर सुदर्शन और दीनानाथ जब घर पहुँचे तो वहाँ उत्सव जैसा वातावरण था। ऋचा तो पिता को देखते ही उनके गले लग गई थी। मुझे तुम पर गर्व है मेरी बच्ची। दीनानाथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। आपको अपनी बेटी पर गर्व है तो हमें अपनी पुत्र वधू पर, ऋचा के ससुर ने कहा। दोनों परिवारों का उल्लास देखते ही बनता था। हंसते गाते नाचते कब आधी रात बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। दीनानाथ बेहद कमजोरी अनुभव कर रहे थे, अतः चुपचाप एक कोने में कुर्सी पर बैठे अपने जीवन के उन अमूल्य क्षणों का आनंद ले रहे थे। डॉक्टर सुदर्शन काफी देर पहले ही विदा लेकर जा चुके थे। दीनानाथ अपने ही विचारों में खोए थे। क्या बात है पापा, बहुत थके हुए लग रहे हैं। तभी अपने बेटे ऋषिराज का स्वर सुनकर वह चौंक पड़े। ठीक हूँ बेटे, आजकल तो तुम्हारी सूरत देखने को तरस जाता हूँ मैं। बहुत नाराज हो क्या मुझसे? दीनानाथ ने बहुत थके हुए स्वर में कहा। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। नई नौकरी है, बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसलिए शायद आपको ऐसा आभास हुआ होगा। मैं सब समझता हूँ बेटे, हम तो चेहरा देखकर मन की बात भांप लेते हैं, पर मेरी दुविधा तुम नहीं समझ सकोगे और न ही मैं तुम्हें समझा सकूँगा। बचपन से ही तुम्हारी उच्च शिक्षा के लिए तुम्हें विदेश भेजने की इच्छा थी, पर कुछ नहीं हो सका। सारे सपने टूट गए। दीनानाथ अपनी रो में बहे जा रहे थे। पापा, मैं सब समझता हूँ। क्या मैं नहीं जानता कि ऋचा के विवाह में आपको कितना खर्च करना पड़ा था? रही विदेश जाकर पढ़ाई करने की बात, तो मैं अपनी इच्छा बाद में भी पूरी कर सकता हूँ। ऋचा ने पिता को आश्वस्त करना चाहा। पिता पुत्र के वार्तालाप के बीच ही ऋचा, उसके पति तथा अन्य परिवारजनों ने विदा ली। सावित्री और ऋचा उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए। दीनानाथ को लगा कि अतिथियों को छोड़ने उन्हें भी दरवाजे तक जाना चाहिए, लिहाजा वह धीरे धीरे उठे, मगर स्वयं को संभाल न सके और वहीं पर गिर गए। उधर ऋचा और उसका परिवार जा चुका था। उन्हें छोड़कर अंदर आते हुए सावित्री और ऋषि ने दीनानाथ के कराहने का स्वर सुना तो लपककर अंदर पहुँचे। क्या हुआ पापा? ऋषि और सावित्री उन्हें झिझोड़ रहे थे, पर दीनानाथ को तो होश ही नहीं था। ऋषि, जल्दी डॉक्टर सुदर्शन के यहाँ फोन करो, सावित्री रुआंसे स्वर में बोली। ऋषि ने डॉक्टर को पूरी स्थिति की जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत उसे दीनानाथ के साथ अस्पताल पहुँचने को कहा। बदहवास माँ बेटे दीनानाथ को लेकर अस्पताल पहुँचे। क्या हुआ डॉक्टर भैया? आपने तो कहा था इन्हें घर ले जा सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। सावित्री ने कातर स्वर में पूछा। मैं तो शुरू से यही चाहता था कि इनके बारे में आप लोगों को सच बता दूं, पर इन्होंने नहीं चाहा था कि उनके परिवार को मैं ऐसा दुख पहुंचाऊं, इसलिए मैं अब तक चुप रहा। पर अब क्या? ऋषि ने प्रश्न किया। तुम्हारे पिता कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। डॉक्टर सुदर्शन का स्वर बेहद सपाट और गंभीर था। क्या कह रहे हो भैया? शुभ शुभ बोलो। हाँ भाभी, कब तक वास्तविकता से मुंह छिपाओगी? पर एक बात बता दूं, बहुत साहसी है मेरा मित्र। सारी घुटन, दुख और अकेलेपन से वह अकेले ही जूझता रहा।
पर अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने में जी जान से जुटा रहा। उन्हें हुआ क्या है डॉक्टर अंकल? बेंच पर अपना मुंह छिपाए बैठी सुबकती हुई माँ को संभालते हुए ऋषि ने पूछा, रक्त कैंसर क्या? हाँ, और यह बात तुम्हारे पिता लगभग 3 साल से जानते थे। अब तो यह उनका अंतिम पड़ाव है। यह सुनकर सावित्री हक्की बक्की रह गई। पिछले 1.5 साल के दौरान दीनानाथ ने सचमुच ऐसे कार्य किए थे जो शायद साधारण परिस्थितियों में वे नहीं करते। कैसे वह इन संकेतों को नहीं समझ पाई थी? पिछले कुछ दिनों की घटनाएं उनकी आंखों के आगे चलचित्र की तरह तैर रही थी। बैठो न, थोड़ी देर कहाँ भागी जा रही हो? एक दिन अपनी पत्नी को काम में व्यस्त रसोई की ओर जाते देख दीनानाथ बोले, क्या करूँ, गैस पर सब्जी रखी है, जल जाएगी। फिर ऋषि आता होगा, उसके लिए नाश्ता भी तो बनाना है। सावित्री हैरान परेशान स्वर में बोली, कभी कभार थोड़ा समय हमारे लिए भी निकाल लिया करो। दीनानाथ ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि सावित्री उन्हें अलपक ताकती रह गई थी। जुबान से एक भी बोल नहीं फूटा था। बात क्या है, मेरे लिए तो कभी समय ही नहीं रहा आपके पास। फिर आज इस तरह पास बैठने का आग्रह। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उनकी जुबान से कुछ शब्द फूटे थे। अरे कुछ नहीं, तुम यूं ही बाल की खाल निकालने लगती हो। जाओ गैस बंद करके आओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। दीनानाथ मुस्कुराए थे। ठीक है, अभी 2 मिनट में आई, कहती हुई सावित्री फुर्ती से गई और गैस बंद करके उनके पास आ बैठी। इस शुक्रवार को कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी न रह जाए। सावित्री के बैठते ही दीनानाथ बोले, ऐसे कौन से मेहमान हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है? सावित्री के स्वर में आश्चर्य झलक रहा था। अपनी ऋचा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। घर भर दोनों ही बहुत अच्छे हैं। क्या कह रहे हैं आप? ऋचा को देखने? आप तो अच्छी तरह जानते हैं ऋचा कभी तैयार नहीं होगी। आपको तो पता है कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। वह बचपन से यही सपना देखती आई है। अब एकाएक मैं कैसे कह दूं कि पढ़ाई लिखाई को तिलांजलि देकर घर गृहस्थी में मन रमाओ? सावित्री का स्वर न चाहते हुए भी रूखा हो आया था। मुझे तो लगता है ऋचा से ज़्यादा तुम इस विवाह के विरुद्ध हो। ऋचा विरोध भी करे तो तुम्हें उसे समझाना होगा। ऐसा अच्छा घर भर क्या भला रोज मिलता है? पढ़ाई ही करनी है न उसे, तो विवाह के बाद कर लेगी। पिता पुत्र दोनों ही डॉक्टर हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि यदि ऋचा पढ़ना चाहेगी तो वह उसे रोकेंगे नहीं। दीनानाथ ने सावित्री को समझाना चाहा। उनके कहने से क्या होता है? हमें भी तो अपनी बेटी का भला बुरा सोचकर ही आगे कदम उठाना चाहिए। विवाह से पहले तो सब ऐसा ही कहते हैं, पर बाद में सबके तेवर बदल जाते हैं। फिर विवाह के बाद उसके कंधों पर गृहस्थी का भार आ जाएगा। ऐसे में वह बेचारी क्या पढ़ाई कर पाएगी? सावित्री के स्वर में नाराजगी साफ झलक रही थी। ऋचा नाराज होगी यह तो मैं जानता था, पर तुमसे इतने विरोध की आशा नहीं थी। क्या मुझ पर विश्वास नहीं रहा तुम्हें? दीनानाथ धीरे से मगर दृढ़ स्वर में बोले थे। मैंने ऐसा कब कहा? और आप पर विश्वास न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सावित्री का गला भर आया था। तो मेरी बात मान लो और ऋचा को इस विवाह के लिए मनाने का काम भी तुम्हारा है। कोशिश करूंगी। मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकती। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। नाराज सावित्री उठी और रसोई की ओर चली गई। दीनानाथ एक फीकी सी मुस्कान फेंक शून्य में ताकते बैठे रह गए थे। रात को डाइनिंग टेबल पर ऋचा को न देखकर दीनानाथ ने पूछा, ऋचा कहाँ है? बैठी रो रही है बेचारी अपनी नीति पर। वैसे भी उसके बिना ही खाने की आदत डाल लो तो अच्छा रहेगा। सावित्री बोली, यह क्या तमाशा है? ऋषि जाओ ऋचा को बुलाकर लाओ। दीनानाथ ने अपने पुत्र को आदेश दिया। फिर वह सावित्री से मुखातिब हुए। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि मैंने ऋचा के विवाह का निर्णय ले लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरा साथ दो, जिससे कि सब कुछ शांति से निपट जाए। तभी ऋषि के साथ ऋचा आ गई तो वह बोले, बैठो और खाना खाओ। देखो बेटी, घर के वातावरण को तनाव मुक्त रखने की जिम्मेदारी हम सब के कंधों पर है और मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी ऐसा करो जिससे मेरी परेशानी बढ़ जाए। उन्होंने इतनी दृढ़ता से कहा था कि सब चुप रह गए थे। फिर तो उन्होंने किसी के विरोध की चिंता किए बिना ऋचा का विवाह कर दिया था।
उसके बाद उन्होंने जिद ठान ली थी कि गांव की जमीन जायदाद बेचकर शहर में मकान बनवाना है। उनकी एक ही रट थी कि कौन देखभाल करेगा गांव की जायदाद की। सावित्री ने भरसक विरोध किया था, फिर भी दीनानाथ नहीं माने थे। मगर आज उन्हें अपने पर पछतावा हो रहा था। दीनानाथ ने समय पर प्रबंध न किया होता तो परिवार के पास सिर छिपाने के लिए छत भी न होती। और फिर ऋषि का विदेश में उच्च शिक्षा का विरोध करते हुए उन्होंने सारे परिवार की नाराजगी झेली थी। ऋषि ने तो उनसे बोलना तक बंद कर दिया था। सावित्री ने भी पति को पत्थर दिल बताकर मुंह मोड़ लिया था। ऋषि वह बेटे को गले लगाकर बिलख रही थी। आज मुझे समझ आ रहा है कि वह तेरे विदेश जाने से इतने विरुद्ध क्यों थे। कुछ मत कहो माँ, मैं तो स्वयं पर शर्मिंदा हूँ। समझ नहीं आ रहा है इस पृथु ऋण को मैं कैसे उतारूंगा। ऋषि का चेहरा आंसुओं से भीग गया। दीनानाथ जी को होश आ गया है, आप लोगों को बुला रहे हैं। तभी डॉक्टर सुदर्शन ने आकर बताया, अरे तुम लोग रो रहे हो, देखो मैंने भरपूर जीवन जिया है। फिर मैं तो खुशहाल हूँ कि मुझे इतना समय तो मिला जो मैं तुम लोगों के लिए ज़रूरी प्रबंध कर सका। ऋचा के लिए मैं अब बहुत खुश हूँ। डॉक्टर बनने का उसका सपना अब केवल सपना ही नहीं रहेगा। हाँ ऋषि, तुम्हारा मैं अपराधी जरूर हूँ, मगर देखो बेटे, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए सारे परिवार का भविष्य दांव पर लगाना पड़ता और खतरा मैं उठाना नहीं चाहता था। सच कहूँ तो मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बाद तुम्हारी माँ निपट अकेली रह जाए। दीनानाथ का स्वर इतना धीमा था मानो कहीं दूर से आ रहा हो। पापा, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी तरह साहसी बनूं। ऋषि उनका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोला, बेटा, तुम्हारी माँ के लिए मैं कुछ विशेष नहीं कर सका। उसका भार मैं तुम्हारे कंधों पर छोड़ रहा हूँ। और सावित्री, वादा करो तुम रोओगी नहीं। याद रखना, मुझे आंसुओं से नफरत है। कहते हुए दीनानाथ ने पुनः शांत होकर आंखें मूंद ली। सावित्री और ऋषि अपने आंसुओं को रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।